हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर। हम लोग तो बढ़िया है। आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बचपन से ही बढ़िया हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। जब आप अपने क्लास में पढ़ते हैं ना, दैट इज़ अ डिफरेंट मैथड व्हाट दे टॉट यू। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज क्वाइट डिफरेंट। सर, उनके और आप में क्या फ़र्क है? मैं एक चीज़ जानता हूं कि रट्टाफिकेशन जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करना चाहिए। जब चीज़ यहां पर एंटर कर जाए ना, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जब एक बार दिमाग में एंटर कर जाए, तो समझ लो अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी उस चैप्टर में। जब तक कंसेप्ट आपके पास नहीं रहेंगे, मज़ा भी तो नहीं आएगा। अगर हमको किसी सब्जेक्ट में मजा लेना है, एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेनमेंट डजंट मीन एट ऑल कि हम लोग ही हु करें और वो एंटरटेनमेंट का पार्ट बन जाए। नॉट एट ऑल। हम लोग के लिए एंटरटेनमेंट तो हमारी वो बुक है जिसको हमें अपनी स्टडी करना है, उसमें एंटरटेनमेंट लाने की कोशिश करते हैं। और एंटरटेनमेंट यानी मजा आएगा तो पक्की बात है समझ में अपने आप आएगा। हाँ, तो इसके लिए हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कंसेप्ट, और एक बार समझ में आने लगेगा तो फिर मजे ही मजे आएंगे। तो सर, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसका आज कंसेप्ट देखेंगे। यस, एकदम इत्मीनान के साथ हम कहानी की तरह आपको बताएंगे। वंस विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ऑटोमेटिकली योर न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व्ड, बिना किसी टेंशन के। ना आपको कुछ मुझे रटवाने की जरूरत पड़ेगी, इसको इधर रखो, इधर इसको रखो, इसको यहां देखो, उसको वहां देखो। नॉट एट ऑल, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि अभी तक हो सकता है आपने किया हो। चलिए हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, कि ये होता क्या है। नीचे पूरी थ्योरी दी हुई है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट पर्टिकुलर थ्योरी वर्ड बाय वर्ड। मैं आपको ये सारी थ्योरी कंप्लीटली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ढंग से समझें। क्या है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? जी सर, कहता है, क्या कहता है? अभी तो कुछ नहीं कहा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्टकट में इसको हम लोग नाम देते हैं बीआरएस। होता क्या है? होता क्या है कि एक बिजनेसमैन है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। अच्छा देखो ना, बैंक भी तो एक बिजनेसमैन है, हाँ या ना? बैंक भी बिजनेस करता है। अब चाहे वो पीएनबी हो, एसबीआई हो, कोई भी नाम दे दो, वो भी तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। हाँ, अगर आपने अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवा रखा है और उसमें कुछ पैसा लगा रखा है, तो इसका मतलब बैंक वाला आपको पैसा दे। इसको कैसे किया जाए?
होता क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, जरा ढंग से सुनेंगे, कि एक बिजनेसमैन है, पक्की बात है ये बिजनेसमैन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखता होगा। हाँ सर, इतना तो अब हम लोग को समझ में आ गया है कि जर्नल एंट्री होती है, लेजर होता है, मीन्स उसकी पोस्टिंग होती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये सब एक बिजनेसमैन करता है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि उसको अपना प्रॉफिट या लॉस देखना होता है, साथ ही साथ अपने बिजनेस पर उसको कंट्रोल भी करना होता है। पक्की बात है, ये सारी चीजें देख चुके हैं। चलो, बैंक है, अब चाहे वो एसबीआई ले लो, पीएनबी ले लो, कोई भी बैंक है, वो भी तो बिजनेसमैन है। हाँ सर, वो बंदा भी तो बिजनेसमैन है, क्योंकि वो भी कमाते हैं। अच्छा, इसका मतलब वो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखता होगा। पक्की बात है सर, वो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता होगा। अगर हम इस बिजनेसमैन मिस्टर एक्स की बात करें, हमेशा एक्स ही लेते हैं हम लोग, अगर मिस्टर एक्स की बात करें तो इसने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा। मान लेते हैं ये पीएनबी है और इसने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया है पीएनबी में ही, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, उसका पैसा वो जाने, उसका पैसा वो जाने। इसका मतलब जब इसने अकाउंट ओपन करवाया होगा तो मान लेते हैं इसने 50,000 डिपॉजिट किए 2 मिनट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसके पैसे हैं ये बैंक में? सर मिस्टर एक्स के। तो मिस्टर एक्स बैंक का अकाउंट अपने पास ओपन करेगा और उसमें लिखेगा कि मैंने ना आपको कैश दिया है 50,000, यस और नो? हाँ सर, ये लिखेगा मिस्टर एक्स। और जब इसकी बैलेंसिंग वो करेगा तो यहां पर आ जाएगा 50,000 डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? सर ये क्रेडिट नहीं भाई, डेबिट है। कौन सा बैलेंस है? सर ये डेबिट बैलेंस है। कैसे? इसका टोटल करें और इसका टोटल करें, डिफरेंस कहां रखते हैं बैलेंसिंग फिगर? यहां ना। अब जरा देखो, यहां का टोटल अधिक है, यहां कुछ नहीं था, केवल बैलेंसिंग करने के लिए मैंने इसको 50,000 को यहां रखा। पैसा था कहां पर? सर पैसा तो यहां था, डेबिट साइड में था। ये तो मैंने केवल बैलेंस रखा है कि ये डेबिट साइड का टोटल इतने से अधिक है। इज इट क्लियर? तो है तो ये डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस। देखो ना, अगले साल जब ओपनिंग बैलेंस आएगा तो यहां पर हम लिखेंगे 50,000, डेबिट अपनी जगह पकड़ लिया, डेबिट अपनी जगह घर पे आ गया। चलो, मुझे इतना डिटेल में नहीं समझाना इस चीज को, ये हम लोग जानते हैं अगर अकाउंट्स पढ़ा है बेसिक तो। चलिए, अच्छा, इसका मतलब मिस्टर एक्स को बैंक से पैसा लेना है, उसने पैसा डिपॉजिट किया, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो इसका मतलब बैंक आपको पैसा वापस करेगा। अच्छा, आपके लिए वो एसेट है क्योंकि आपने पैसा जमा कर रखा है, वो आपका बैलेंस है। और बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। तो बैंक वाला, जैसे आपने बैंक का अपना अकाउंट मेंटेन किया है ना, जैसे आपने बैंक का अकाउंट मेंटेन किया है ना, वैसे ही बैंक वाला एक्स का अकाउंट ओपन करेगा। हाँ सर, बिल्कुल करेगा। भाई मान लेते हैं एक्स आप हैं, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि वो आप हैं? उसके लिए उसको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, एक्स का अकाउंट मेंटेन करेगा बैंक वाला और वो लिखेगा कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी बैंक वाला क्रेडिट साइड लिखेगा। और जब इसकी बैलेंसिंग करेगा तो लिखेगा 50,000 और यहां बैलेंस करेगा 50,000 और यहां उसका बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। देखो ना, क्रेडिट साइड आया। कौन सा बैलेंस आया? ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड अधिक था, ये अधिक था, ये साइड अधिक था, ये वाला, ये शेड वाला अधिक था। ये तो मैंने केवल बराबर करने के लिए डेबिट में लिखा है ना, तो इट मींस क्रेडिट बैलेंस अधिक था, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। देखो ना, अब दोनों जगह एक चीज तो पक्का पता चल गई कि इसको पैसा लेना है, ये डेबिट बैलेंस है और इधर ये क्रेडिट बैलेंस है। और यही सही भी है, एक को पैसा लेना है एक्स को तो डेबिट बैलेंस एसेट साइड, एक को पैसा देना है तो क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड। ये तो डन हो गया। इसका मतलब ये मिरर इमेज शो करता है। क्या शो करता है? मिरर इमेज शो करता है। कैसे मिरर इमेज शो करता है? 2 मिनट के लिए मैं आपको कहानी बताता हूं।
बिल्कुल इत्मीनान से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं कोई भागने वाला नहीं, इत्मीनान से ही बताऊंगा आपको। ये है, और ये मिरर इमेज हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। ये एक्स का अकाउंट है, एक्स की बुक्स है, एक्स की बुक्स है, और इसने अकाउंट खोला हुआ है बैंक अकाउंट, और ये बैंक की बुक्स हैं, और इसने अकाउंट खोला हुआ है एक्स अकाउंट। होता है, यही होगा। मैंने बैंक का अकाउंट ओपन किया है, बैंक वाले ने मेरा अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब बैंक का मतलब यहां पर पीएनबी हम ले सकते हैं या एसबीआई, कुछ भी ले लो, हाँ या ना। मैंने पीएनबी ले लिया। अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने 50,000 डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक में गया पैसा, बैंक लेने वाला, मैंने एंट्री की, मेरी जेब से कैश निकला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना सर? 50,000। 500 लिख देते हैं, छोटे छोटे अमाउंट लिखते हैं, क्यों बड़े अमाउंट लिखें। अच्छा, मैंने बैंक को दिया, तो इसका मतलब बैंक वाले ने लिया होगा ये पैसा। हाँ सर, बैंक वाले ने ये पैसा लिया होगा, और जब बैंक वाले ने ये पैसा लिया होगा तो उसने लिखा होगा बाई कैश, क्योंकि मेरे यहां से टू कैश गया और उसके यहां बाई कैश। मेरे यहां से टू कैश मेरा निकला, उसके यहां कैश मिला, तो उसको कैश मिला, तो बैंक वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स 500। क्लियर? बैंक वाले ने मान लो किसी ने मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया 200 का, अभी मैं नॉर्मली ही बता रहा हूं आपको। तो इसके पास चेक आया 200 का। देखो ना, मिरर इमेज है, जो भी चीज आप यहां डेबिट में लिखेंगे वो यहां क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब जो भी चीज हम यहां इधर डेबिट में लिखेंगे वो इसके क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होगी, या इसके क्रेडिट की चीज वहां डेबिट रिफ्लेक्ट होगी। ये मिरर इमेज है। आप जब शीशा देखते हैं तो आपका राइट साइड लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट साइड राइट बन जाता है ऑटोमेटिकली। इन द सेम वे यहां पर भी है, ये मिरर इमेज है। अच्छा, जो कुछ भी यहां डेबिट होगा वो बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, और जो कुछ भी मेरे यहां क्रेडिट होगा वो बैंक में डेबिट होना चाहिए। हाँ, जो कुछ भी बैंक में डेबिट होगा वो मेरे पास क्रेडिट होना चाहिए, और जो कुछ भी बैंक में क्रेडिट होगा वो मेरे पास डेबिट होना चाहिए। यही तो होगा। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब ये हुआ, ये जितनी भी चीजें यहां पर आएंगी डेबिट साइड, वो सब यहां पर शो होंगी क्रेडिट साइड में, और जितनी भी चीजें यहां पर आएंगी क्रेडिट साइड में वो यहां पर शो होंगी डेबिट साइड में। पक्का पक्का सर। अच्छा, मैं ये भी तो बोल सकता हूं, जो कुछ भी यहां पर शो होगा क्रेडिट साइड में बैंक में वो यहां पर शो होगा डेबिट साइड में। 100% सर। मैं ये भी तो बोल सकता हूं, जो कुछ भी यहां पर शो होगा डेबिट साइड में वो ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा क्रेडिट साइड में। इसी को तो कहेंगे मिरर इमेज, जो अपने आप दिख भी रहा होगा आपको। मिरर इमेज जो कलर है उल्टा उल्टा ही मैंने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए। हमने साल के अंत में देखा कि मेरे पास इस अकाउंट में 5,000 का बैलेंस है। अच्छा, बैंक में जा करके देखा तो वहां पर भी 5,000 का बैलेंस है। मेरा ही अकाउंट है तो मेरा उतना ही बैलेंस पड़ा रहेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है यहां 5,000 ना हो करके 4,000 मिले। अगर मुझे 4,000 दिखाई देगा, मान लो 31 दिसंबर 20 को ये पोजीशन आपको दिखाई दी कि आपका बैलेंस दिख रहा है, आपके पास जो बुक्स है आप उसमें दिखा रहे मुझे बैंक से 5,000 लेना है। जब बैंक के पास गया पैसा लेने तो बैंक वाला कह रहा था 4,000 है आपके अकाउंट में। कितने अकाउंट रुपीज हैं? 4,000 अमाउंट है आपके अकाउंट में, ले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, आपसे गलती हुई है। मैंने क्या बोला? आपसे गलती हुई है। एज पर माई बुक्स ऑफ अकाउंट इट रिफ्लेक्ट्स ₹5,000। इट मीन्स आई हैव टू गेट फ्रॉम योर साइड ₹5,000। बैंक ने कहा तू एक काम कर, तू अपने बुक्स में 50,000 लिख दे, तू जाकर अपने घर पे जा, अपनी बुक्स में लिख दे 50,000 मुझे बैंक से लेना है, फिर ले आना अकाउंट, हम दे देंगे तेरे को। क्या ऐसा होगा? हम कहेंगे नहीं भाई, जो मेरे अकाउंट में सही है। तो बैंक वाले ने कहा जो मेरे अकाउंट में है वो सही है। अब प्रॉब्लम यहां ये आई कि कौन सही कौन गलत, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है बैंक में
4,000 ना दिखे, 6,000 दिखे। अरे वाह सर, ये तो मिठाई बांटने का वक्त है। हमारी बुक्स में लिख रहा है हमको बैंक से 5,000 रिकवर करना है, जबकि बैंक वाली बुक्स कहती है पासबुक की आपके पास अकाउंट में 6,000 निकाल लो। हमें भी लालच आ गई, निकाल लो। कहने का मतलब हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि हमारा अकाउंट का बैलेंस और उसका बैंक अकाउंट का बैलेंस दोनों मैचअप हो। डिफरेंसेस अराइज हो सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी रीजंस टू क्रिएट सच टाइप ऑफ डिफरेंसेस और डिस्क्रिपेंसीज। इन डिफरेंसेस के पीछे कई सारे रीजंस हैं, और इसी रीजन को जब हम एक स्टेटमेंट में लिखते हैं ना, इन्हीं रीजंस को जब हम एक स्टेटमेंट में कवर करते हैं यहां पर, उसको हम लोग नाम देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज द स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एन अकाउंट, इसी को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और वर्ड देखो क्या लिखा है, मैंने क्या वर्ड यूज किया है, ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट तो नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को बनाने का कोई फॉर्मेट नहीं होता। डेबिट एंड क्रेडिट का फॉर्मेट होता है, लेकिन स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता। तो उसके लिए आपको अपना फॉर्मेट खुद बनाना पड़ेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई एक रिकमेंडेड फॉर्मेट नहीं है। नाउ इट इज अप टू यू टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या शो करता है, देखो ना, नाम है इसका रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है समाधान। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है समाधान। इसका मतलब ये आपको सॉल्यूशन देता है कि जो बैलेंस आप 5,000 लेकर के चल रहे हो, जो बैलेंस आप 5,000 लेकर के चल रहे हो कैश बुक के हिसाब से और पासबुक के हिसाब से या बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, वो दिख रहा है आपका 4,000। तो ये आया क्यों, ये 5,000 से 4,000, ये 1,000 का डिफरेंस कहां से आया? इसके लिए जो हम यहां रीजंस लिखते हैं, इसके लिए जो हम लोग यहां रीजंस मेंशन करते हैं, उन रीजंस से प्लस या माइनस ये बैलेंस होगा। 5,000 कभी प्लस होगा, 5,000 कभी माइनस होगा, लेकिन अल्टीमेटली इन सारी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद वॉट एवर द रिजल्टेंट फिगर यू विल गेट दैट वुड बी ₹4,000, जो ये बताएगा कि अच्छा बैंक ने कोई फ्रॉड नहीं किया या मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे बुक्स में 5,000 और बैंक में 4,000 के पीछे ये रीजंस हैं। That's it. These things are known as discrepancies or the reasons behind the differences. हो सकता है कि मेरा बैंक में 6,000 बैलेंस आ रहा हो, तो हमारा यहाँ 6,000, 5,000 से 6,000 के पीछे के रीजंस क्या हैं, वो हम प्लस या माइनस करके आएंगे। इसी को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऊपर कैश बुक को रखें। आप कैश बुक के बैलेंस को लेकर चल सकते हैं, पासबुक के अमाउंट तक पहुंचेंगे और बीच में रीजंस शो करेंगे। दूसरे साइड आप पासबुक को लेकर के चल सकते हैं और कैश बुक तक पहुंच सकते हैं। कहां तक पहुंच सकते हैं? कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सकते हैं। दैट इज अप टू यू। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऊपर कैश बुक का बैलेंस लेकर चले और पासबुक तक पहुंचे, या पासबुक का लेकर चले कैश बुक तक पहुंचे। दैट इज अप टू यू टू स्टार्ट विथ कैश बुक और पासबुक। अच्छा सर, ये ऐसे ही बनता है, वापस मैं इसको लिख देता हूं जैसे था, कैश बुक एंड पासबुक। चलो, कहने का मतलब ये, दिस इज योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीच में ये रीजंस, हमको वही जानना है कि रीजंस, डिफरेंस के पीछे के रीजंस क्या है, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, हमें वो तो पता हो। हम अब उन्हीं चीजों की बात करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा सर, ये एक बात बताइए, हम लोग एक चीज जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या जानते हैं? फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर बारे में बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली 3 होते हैं। अगर बोला जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें कवर अप होती हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड होता है बैलेंस शीट। अच्छा, तीसरा क्या होता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं आपको लग नहीं रहा आपको छूट रहे हैं? हमने क्या बनाया था अभी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ना। तीसरा क्या हो सकता है सर? तीसरा ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगा।
तीसरा जो होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये याद रखना। देखो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साल के एंड में बनाया जाता है किसी भी कंसर्न एसएससी या पर्सन्स के द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें मैंडेटरी होती हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग पीएल, सेकंड इज बैलेंस शीट, द थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी होता है कंपनी के केस में, अदर केसेस में ये ऑप्शनल होता है। फिलहाल आप वो चीज भूल जाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्स दीज थ्री थिंग्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन तीन चीजों को कवर करता है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट इंक्लूड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर या डज नॉट इंक्लूड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कवर अप नहीं होता, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता। हाँ, ये आप बनाएंगे, ये आपको फायदा करेगा, आपको बताएगा ये 4000 5000 कैसे, 5000 4000 कैसे, वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 4000 5000 5000 टू 4000। दिस विल शो यू अ क्लियर कट डिफरेंसेस रीजन। डिफरेंस के रीजन बताएगा ये बैंक रिकॉर्ड, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या बीआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है? नो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता। इवन तो इसके अंत में स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है एक पेपर, ठीक है ना, एक पेपर पर लिखा गया कुछ डिटेलिंग। अच्छा, कुछ चीजें तो क्लियर हो गई सर। अब जरा हम देखते हैं वो रीजंस क्या हो सकते हैं। अब समझ में आया हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हाँ सर, हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे बुक्स और बैंक के बुक्स में क्या कारण से डिफरेंस आते हैं। और नॉर्मली देखो तो सारी केसेस में आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। नॉर्मली आप अपने भी घर से पासबुक उठाओ, कैश बुक का बैलेंस उठाओ और बैंक में जाओ, वहां का डिफरेंस, वहां का बैलेंस देखो, तो दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब आपको वो काम करना है कि डिफरेंस जानना है। क्लियर है? पक्का 100%? चलिए सर बता दीजिए डिफरेंसेस। अब हमको वेट नहीं हो रहा, हाँ नहीं होगा वेट आपको, हम बताते हैं डिफरेंस। ये चीज़ मैं यहाँ से उड़ा दूं पहले, क्योंकि ये तो हम लास्ट में देखेंगे। अच्छा, ये भी चीज़ मैं उड़ा दूं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा बचा ये, यहाँ पे हमें डिफरेंसेस देखने हैं, इत्मीनान से काम करेंगे। चलिए मेरे सामने ये दोनों चीज़ें हैं, वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्स ने क्या किया, पीएनबी अकाउंट में, पीएनबी बैंक में अकाउंट ओपन किया। कितना रुपया इन्वेस्ट करके सर? 500। तो उसने एंट्री की होगी, जब 500 यूज किया तो उसने एंट्री की होगी, ये एक्स की बुक्स है और ये बैंक की बुक्स हैं। हम मान लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अप्रैल मंथ, मार्च मंथ का है। किस मंथ का है? अच्छा, एक्स ने 500 बैंक में डिपॉजिट किए 1 मार्च 2020 को। जब इसने बैंक में डिपॉजिट किए तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। रेसिपिएंट कौन है? बैंक। और बैंक रियल अकाउंट होता है या पर्सनल? पर्सनल। बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरी जेब से क्या गया सर? आपकी जेब से ना कैश गया। कितना? अब मैं एक काम करता हूं, इसका जस्ट रिवर्स में यहां पर एंट्री कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या मैं एंट्री करूंगा? यहां पर एंट्री होगी, बैंक के हाथ में क्या पहुंचा सर? कैश। तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 500 टू एक्स का अकाउंट। एक्स उसकी पार्टी है, उसको पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि उसका पैसा जमा है बैंक में। ठीक है सर, ये पहली एंट्री किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का? हाँ। अच्छा, एक्स को ना एक चेक मिला 3 मार्च को, उसको एक चेक मिला मिस्टर वाई से। क्या मिला? चेक मिला। चेक मिला तो उसने ये चेक तुरंत बैंक में जमा किया होगा। पहले उसके पास चेक आया तो उसने एंट्री की चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किससे मिला था? वाई से। तो उसने वाई का अकाउंट लिख दिया कि वाई से चेक मिला 200 रुपए का।
और ये चेक इन हैंड था, इसको उस चेक को डिपॉजिट किया बैंक में। जब बैंक में जमा किया, बैंक और एक्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। किसके बीच में? बैंक और एक्स के बीच में। अब बैंक में जैसे ही जमा हुआ तो बैंक में पैसा पहुंचा, तो रेसिपिएंट कौन है? बैंक। और रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट टू। क्या निकला मेरी जेब से? चेक इन हैंड। आप कैश भी लिख सकते हैं यहां पर। अच्छा, जैसे ही बैंक का नाम आया, बैंक में चेक गया, तो बैंक ने भी लिखा होगा, हाँ मेरे पास ना चेक आया, मेरे पास चेक आया, मेरे पास चेक आया। किसने दिया? हमें देने वाला था एक्स। भाई बैंक क्या लिखेगा? हमारे पास चेक डिपॉजिट हुआ, और देने वाला कौन है? एक्स। तो जब बैंक के पास कैश पहुंचा था तो कैश, और जब चेक पहुंचेगा तो इसको हम लोग चेक फॉर कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेक फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं? चेक फॉर कलेक्शन। फिलहाल अभी आप वो नहीं जानते, छोड़ दें। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताओ आगे क्या होगा। यहां पर कोई डिफरेंस आया? नहीं। बैंक डेबिट कितने से? 500। बैंक डेबिट कितने से? 200। एक्स कितने से क्रेडिट? 500। एक्स कितने से क्रेडिट? 200। टोटल 700। 700 दोनों तरफ से बैलेंस मैच कर रहा है। एक्स की बुक्स में बैंक 700 से डेबिट है, बैंक के बुक्स में एक्स 700 से क्रेडिट है। एक को 700 देना है, एक को 700 लेना है। क्या हो अगर इसने चेक बैंक में जमा किया लेकिन वो पैसा बैंक में नहीं पहुंचा? वो पैसा बैंक में नहीं पहुंचा, हो सकता है। क्यों नहीं पहुंचा? जरा हम इसके बारे में अब कहानियां देखेंगे। स्टार्ट करें सर? कितनी बार स्टार्ट करेंगे? चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक्स में ये एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री है आपकी अकाउंट ओपन इन पीएनबी 1 मार्च 20 को। 1 मार्च 20 को उसने अकाउंट ओपन किया। अच्छा, जब अकाउंट ओपन किया तो एक्स ने क्या एंट्री की? बैंक लेने वाला पैसा, ठीक है, रेसिपिएंट इज बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वैसे भी बैंक हमारा पर्सनल नेचर होता है। और कैश निकला इसकी जेब से। कितना सर? 500। किसी इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? नहीं सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, एक्स को ना चेक मिला है मिस्टर वाई से। रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, ₹200 का है। चलो मान लेते हैं 18 मार्च 2020 को। तो एक्स क्या एंट्री करेगा 18 मार्च को? वो करेगा कि मुझे वाई से चेक मिला, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। आप चाहें तो कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं चेक इन हैंड। मेरे हाथ में चेक है, किससे पैसा मिला है? वाई से। कितने रुपए का है चेक? 200 का। अच्छा, इस चेक को लेकर मैं क्या करूं सर? क्या करूं मतलब
होता क्या है, ये चेक लेकर मैं बड़ा खुश हुआ, मैं फूल कर कुप्पा हो गया कि भैया मुझे 200 रुपए का चेक मिला है। मेरे रातों की नींद उड़ गई, मुझे अच्छा लगने लगा, सपने आने लगे अच्छे अच्छे। मैं इस चेक को डेली देखता, खुश होता, डेली देखता, खुश होता। क्या हम डेली देखेंगे और खुश होने से मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा क्या? क्या चेक रियलाइज हो जाएगा? नहीं सर। चेक रियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? बैंक में ये अकाउंट में पैसा, ये चेक जाना पड़ेगा। जब मैं बैंक जाऊंगा, एक फॉर्म भरूंगा, इस चेक को बैंक के पास दूंगा। किस बैंक के पास? उसने जो मुझे चेक दिया, उसने मुझे एसबीआई का चेक दिया, क्योंकि उसके पास जो बैंक है ना, वो एसबीआई अकाउंट में है, उसका अकाउंट है एसबीआई बैंक में, उसका अकाउंट है, उसका मुझे 200 का चेक दिया। और मेरा तो पीएनबी में है। अब उसने मुझे जब चेक दिया एसबीआई का, मैं क्या करूंगा? इस एसबीआई के चेक को ले जाकर के मैं एसबीआई में जमा करूंगा या पीएनबी में? सर, आपको एसबीआई से क्या लेना देना? आपका बैंकर बैठा है पीएनबी, वो आपकी सेवा के लिए ही बैठा है। आपने अकाउंट ओपन क्यों किया है? आपने इधर उधर नहीं ले जाएंगे चेक को, आप इस चेक को पीएनबी में डिपॉजिट करेंगे, यानी कि मैं अपना अकाउंट में ही ले जाऊंगा। हाँ, जब मैं अपने अकाउंट में ले जाऊंगा तो फिर इसका मतलब बैंक को मैंने पैसा दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रेसिपिएंट कौन है? बैंक। कितने रुपए से? 200। और चेक इन हैंड मेरे हाथ से निकल गया। बुक्स ने चेक इन हैंड की जगह कैश लिखा है, ठीक है, दोनों में से आप कर सकते हैं, अदरवाइज कैश चेक इन हैंड ज्यादा प्रॉपर वर्ड है यूज करने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बैंक में क्या क्या हुआ। पहला मेरा पैसा गया था बैंक में 500 का, वो मुझे बैंक से लेना है, यानी मेरे लिए वो एसेट है, मेरा बैलेंस वहां पर है। 200 का मैंने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, डेबिट है। देखो ना, दो दो अमाउंट मुझे बैंक से लेने हैं। अब बताओ बैंक में कितना दिखना चाहिए? 500 प्लस 200 टोटल 700। और देखो दिख भी रहा है, ये 500 डेबिट और 200 डेबिट बैंक में दिखा। हाँ, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर। बैंक ने ना, एक कस्टमर है जिसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया बैंक में, मुझे पता भी ना चला। एक कस्टमर है, उसने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया। कस्टमर डिपॉजिट अमाउंट इन पीएनबी ₹100, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया और मुझे उसने फोन करके बता दिया। जब उसने मुझे फोन करके बताया, मान लो जिसका किसी भी तारीख में हो, तो मैं तुरंत एंट्री करूंगा कि बैंक में मेरा पैसा पहुंच गया। तो बैंक लेने वाला हो गया, बैंक लेने वाला हो गया। और दिया किसने? दिया किसने सर? मिस्टर जेड ने दिया है आपको। कितने रुपए का? 100 रुपीज का। ठीक है, जेड का अकाउंट 100 से माइनस कर दिया मैंने। अब मेरे बैंक में कितना है सर? 500 जो ओपन करवाया था, वो 200 जो मैंने डिपॉजिट किया था वाई से लेकर, और जेड ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जमा कर दिया वो 100। तो टोटल मेरे बैंक में कितने डेबिट हो गए सर? 800। इसका मतलब मुझे बैंक से कितना लेना है? 800। फोर्थ, बैंक ने ना मुझे इंटरेस्ट दिया, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, यानी उसने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड किया। बैंक इंटरेस्ट ₹50। जब बैंक में मेरे इंटरेस्ट मिले तो इसका मतलब इंटरेस्ट मेरे लिए फायदा हो गया। जब मुझे फायदा होता है तो मैं उस फायदे को क्रेडिट करता हूं, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50 रुपीज से। और ये पैसा जमा कहां हुआ? बैंक वाला ये नहीं कहेगा भाई साहब इंटरेस्ट आपके घर में पहुंचाऊं, आप कैश लेने आ रहे हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। बैंक वाला डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। वो इंटरेस्ट का पैसा अपने में से निकालेगा और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, यानी मेरे अकाउंट में बैंक बढ़ गया। मुझे बैंक से अब और लेना है, वो 50 रुपए इंटरेस्ट का, 50 रुपीज इंटरेस्ट का भी लेना है। अब तक मुझे 800 लेना था, अब 50 और ऐड हो गया, तो मुझे टोटल मिलाकर 850 बैंक से लेना है। देखो ना, सामने दिख रहा है, बैंक ऑन डेबिट, बैंक ऑन डेबिट, बैंक ऑन डेबिट, बैंक ऑन डेबिट। अच्छा, ये सब एंट्रीज हैं जो जानना जरूरी है कि एंट्रीज होती कैसे हैं बैंक में हमारे यहाँ, कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, बैंक वाला ना बैंक चार्जेस, बैंक मेरे लिए खूब मेहनत कर रहा है, बैंक मेरे लिए देखो ना कितना काम कर रहा है, तो बैंक जो चल रहा है ना वो मेरे ही पैसों से चल रहा है। मैं बैंक वालों की सैलरी देता हूँ, जितने भी ऑफिस स्टाफ काम करते हैं ना बैंक में, वो सब मेरे ही
पैसों से काम करते हैं, उनको तनख्वाह हम ही देते हैं, मैं देता हूँ, एक्स देता है। नहीं सर, वो अपने, अरे वो कौन सा कमाएंगे, वो हमारे ही पैसों से कमा रहे भैया, वो बैंक वाला मेरे ही पैसों से कमा रहा है। उसको कई हजार लोग मिल करके 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए बैंक चार्जेस के नाम पर देते हैं। कई लोग लोन लेते हैं बैंक से और बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, तो बैंक हमारे ही पैसों से चल रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट से चले चाहे बैंक चार्जेस तो वो छोटे अमाउंट होते हैं, लेकिन नॉर्मली बैंक किससे रन करता है, इंटरेस्ट। उसका मेन रेवेन्यू या उसकी अर्निंग का सोर्स क्या होता है, इंटरेस्ट। यानी बैंक किसकी किस चीज पर चलता है, सूदखोर होता है बैंक, क्या होता है, सूदखोर होता है। तो बैंक वाले ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, बैंक वाले ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, या बैंक वाले ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, मान लेते हैं 30 रुपीज। अच्छा, बैंक चार्जेस मेरे लिए खर्चा है, बैंक चार्जेस मेरे लिए खर्चा है, तो चार्जेस को मैं खत्म करूंगा, डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है। मेरा कम क्या होगा सर, आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। ओके, मेरा बैंक अकाउंट कम होगा यानी मेरा बैंक निकाल लेगा पैसा। हाँ सर, कितने, 30 रुपीज। वो हमसे ये नहीं कहेगा कि भाई साहब मैं आपसे अकाउंट से पैसे निकालूं या आप हमको कैश देने आ रहे हैं। जिस तरह वो इंटरेस्ट के बारे में नहीं पूछ रहा था कि मैं आपको इंटरेस्ट दूं ना दूं, आप लेने आएंगे नहीं लेने आएंगे, कैश मिलेंगे चेक मिलेंगे, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने सीधे पैसा उठा करके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। इन द सेम वे जब वो बैंक चार्जेस के नाम पर चार्ज काटेगा तो हमसे पूछने वाला नहीं है कि भाई साहब आ जाइए हिसाब किताब करना है। वो 10-10, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए का हिसाब 500-500 का नहीं करने बैठा है, वो तुरंत मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा और अपने पास ट्रांसफर कर देगा। तो देखो, बैंक ने बैंक चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंसेस है और बैंक मेरा कम हो गया, बैंक मेरा कम हो गया, बैंक मेरा कम हो गया। देखो, टू बैंक। अब मुझे बैंक से कितना लेना है सर, पहले 850 लेने थे, इधर देखिए ना, 500, 200, 150, 850 मुझे लेने थे, 30 माइनस हो गया, यानी 820 अब मुझे बैंक से लेने हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। मैंने चेक दिया मिस्टर पी को, चेक इश्यूड टू मिस्टर पी, ₹200 का, 200 ना करके 150 कर लें। तो चेक इश्यू किया मिस्टर पी को मैंने 150 रुपए का, यानी मैंने चेक दिया किसी को कि मेरे बैंक से पैसा निकाल लो। किसको दिया, पी को। लेने वाला कौन, पी। तो पी अकाउंट डेबिट, रेसिपिएंट को डेबिट कर देते हैं, जो लेने वाला होता है टू। मेरी जेब से क्या गया, बैंक, यानी पैसा कहां से निकला, बैंक से निकला। पर्सनल अकाउंट होता है, देने वाला कौन है, बैंक है, गिवर कौन है, बैंक है, क्रेडिट कर दो। अब तक मुझे 820 लेना था बैंक से, ये क्या 150 और कम हो गया, 850 लेना था, 150, 820 कैसे आया था, 820 जरा देखें, 500 प्लस 2 प्लस 100 प्लस 50, 850 माइनस 30, 820 माइनस 150, क्योंकि मैंने किसी को चेक दे दिया तो 670। मुझे अब बैंक से कितना लेना है, 670, क्योंकि ये भी पैसा देखो क्रेडिट होकर कम हो गया मेरे अकाउंट से। अब मुझे बैंक से 670 लेना है, 670 रुपए लेने हैं। समझ में आ रही है बात, ये रीजन समझ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना, पक्का। ये ऐसे एंट्रीज होती हैं, पैसे जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं। अब सेम अमाउंट बैंक वाला भी अपने यहाँ रिवर्स एंट्री करेगा, दिखाएगा, दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन क्या हो अगर, अब मैं आपके सामने आता हूं, बात करता हूं इत्मीनान से, रीजंस बताता हूं वन बाय वन। होता क्या है, डिफरेंस आता है अकाउंट में। सबसे पहला, इन द बुक्स ऑफ बैंक, उसने कौन सा अकाउंट ओपन किया होगा, उसने एक्स का अकाउंट ओपन किया होगा।
सबसे पहले 500 से अकाउंट ओपन हुआ, यानी बैंक के पास पैसा पहुंचा, उसने एंट्री की। उसने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया उसके पास। टू, देने वाला कौन? रिवर्स दिख रहा होगा सामने, ठीक। अच्छा, चेक मिला एक्स को, उस चेक को डिपॉजिट किया। इसकी तो यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बैंक को पता थोड़ी है कि किसी ने एक्स को चेक दिया है। अब पीएनबी को ऐसे में झटका नहीं लगेगा रात में, उठो उठो, अच्छा एक्स को चेक मिला है एसबीआई का, वो हमारे पास जमा करने आएगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक को तब पता चलेगा, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी बैंक में, लेकिन ये जो बैंक में चेक जब जाएगा तो बैंक को पता चलेगा, हाँ एक्स को अब वाई से ये 200 रुपीज लेने हैं। तो वो एंट्री करेगा कि इसके पास चेक पहुंचा, बैंक के पास क्या पहुंचा? चेक पहुंचा। किसका पहुंचा? वाई का। अब ये बैंक वाला कहेगा मुझे वाई से पैसा लेना है, वाई अकाउंट डेबिट 200, मुझे वाई से पैसा लेना है और ये पैसा मुझे एक्स को देना है। अच्छा, फर्स्ट एंट्री तो वैसे भी नहीं होनी, मैं यहां पर करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको पहले ब्लॉक कर देता हूं, इसके नीचे ये एंट्री करता हूं। बैंक एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट, मुझे वाई से लेना है और ये एक्स को पैसा देना है। वाई से कितना लेना है? 200, क्योंकि वाई का चेक है, और एक्स को पैसा देना है। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। इसकी एंट्री होगी, इसकी। क्लियर है? देखो, जहां जहां बैंक अफेक्टेड हुआ है वही यहां पर आएगा। जहां बैंक आया ही नहीं, देखो यहां ना डेबिट में बैंक है ना क्रेडिट में बैंक है, तो यहां पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद 100 रुपीज एक कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया। 100 रुपीज एक कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। 100 रुपीज एक कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किया। अब हो सकता है उसने कैश डिपॉजिट किया हो, तो बैंक के पास क्या पहुंचा? कैश अकाउंट डेबिट। टू, किसके नाम से पहुंचा? किसके अकाउंट में पहुंचा? एक्स के। कितने रुपए का? 100 रुपीज। यानी अब एक्स को 100 रुपीज ये भी देने पड़ जाएंगे बैंक को, क्योंकि पैसा किसके नाम से आया है? एक्स के नाम से आया है। हो गया, ठीक। अच्छा, इंटरेस्ट बैंक ने मेरे अकाउंट में जमा किया। कितना? 50 रुपीज। बैंक ने इंटरेस्ट जमा किया मेरे अकाउंट में, तो बैंक के लिए नुकसान है, मेरे लिए फायदा है। बैंक के लिए नुकसान है, तो बैंक जब इंटरेस्ट निकालेगा तो बैंक इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट नहीं लिखेगा, वो इंटरेस्ट अकाउंट लिखेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके लिए नुकसान है तो वो डेबिट होगा। किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया है? किसको देना है? सर एक्स को देना है। कितना रुपीस? 50 रुपीज। ये बैंक वाला एंट्री करेगा। अब कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी एंट्रीज वहां यहां हो रही है वैसी एंट्रीज वहां भी। बैंक ने चार्जेस के नाम पे काट लिया 30 रुपीज। बैंक ने चार्जेस के नाम पे काट लिया 30 रुपीज, और ये बैंक ने जो चार्जेस के नाम से मेरे अकाउंट से काटा है, बेसिकली उसी से ही तो बैंक चल रहा है, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट से। तो बैंक चार्जेस बैंक के लिए फायदा है, तो जो चीज फायदा है बैंक के लिए उसको क्रेडिट कर दो। और किसके अकाउंट से काटा है उसने? एक्स। तो गिवर कौन है, मतलब रेसिपिएंट कौन है आखिर? किससे भाई पैसा किसके अकाउंट से काटना है? एक्स से। तो सर्विस रेसिपिएंट कौन है? एक्स से। उससे पैसा लेना है, कितना लेना है? 20 रुपीज लेने हैं एक्स से, और बैंक चार्जेस बैंक के लिए फायदा हो गया। फायदा क्रेडिट होता है, बेनिफिट क्रेडिट होता है। अच्छा, पी ने एक चेक इश्यू किया, मैंने पी को एक चेक दिया 150 का, और पी ने वो पैसा बैंक से निकाल लिया। मैंने पी को चेक दिया और पी ने वो पैसा बैंक से निकाल लिया। मेरी बात ढंग से, मैंने किसको चेक दिया? पी को, और वो पैसा लेकर के कहां से गया? बैंक से गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स को मैंने पैसा दे दिया। रेसिपिएंट कौन है? एक्स। उसने पैसा ले लिया। अब उसने लिया या उसने पी को दिलवाया? पी को दिलवाया या उसने निकाला। हो सकता है कैश में पैसा निकला हो। इसके लिए चेक फॉर कलेक्शन भी हो सकता है, टू पी भी लिख सकते हैं, वो अलग अलग केसेस है, अभी हम उन पचड़ों में नहीं पड़ रहे। ये देखो ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है जस्ट अपोजिट। जो यहां एंट्री उसका जस्ट रिवर्स है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज कहते हैं।
जितना पैसा अब इसको लेना है उतना पैसा बैंक को देना है, दिख रहा होगा साफ साफ। जहां जहां यहां पर बैंक डेबिट हुआ है, जहां जहां बैंक डेबिट हुआ है उस केस में एक्स क्रेडिट हुआ है। यहां पर देखो ना, एक्स क्रेडिट, बैंक डेबिट, फिर बैंक डेबिट, और यहां एक्स क्रेडिट, सब उसी उसी वे में चल रहा है। फिर बैंक डेबिट, एक्स क्रेडिट, फिर बैंक डेबिट 50 से, एक्स क्रेडिट, फिर बैंक डेबिट है, बैंक क्रेडिट है 30 से, एक्स डेबिट है 30 से, फिर बैंक पी अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट है तो एक्स डेबिट है, जस्ट रिवर्स है, और ये चलता रहता है। अब इस अकाउंट में कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आया क्योंकि चीजें स्मूथ वे में चल रही थी। प्रॉब्लम कब आती है, इसके आगे चलते हैं। ये ट्रांजैक्शन चलता रहता है, साल भर दर साल चलता रहता है। अब छोड़ देते हैं इसको, हम डायरेक्ट अब आपको स्टोरी सुनाते हैं। अब स्टोरी सुने, बिल्कुल 10 से 15 मिनट लगेगा, अब जल्दी समझ में आएगा क्योंकि ये चीज क्लियर हो गई तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। रीजन अब बताने हैं। सबसे पहला कि मान लो हम बना रहे हैं अकाउंट, जो अपना क्लोज कर रहे हैं वो मार्च मंथ में कर रहे हैं, मार्च 20 को। अच्छा, हुआ ये कि 25 मार्च को, 25 मार्च को मेरे पास एक चेक आया किसी बंदे से। मेरे पास एक चेक आया, मैंने एंट्री कर ली, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू वाई। 2 मिनट के लिए वाई से मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में जमा कर दिया। लेकिन जिस दिन मैं बैंक में जमा करूंगा, मैंने क्या बोला, ये मेरे हाथ में नहीं होता। ये एक्स है, ये पीएनबी है, ये एसबीआई है। मेरी बात ढंग से समझना। ये वाई है, वाई ने चेक दिया एक्स को, किसका, अपना एसबीआई बैंक का, 25 मार्च को। 27 मार्च को एक्स ये चेक लेकर के गया पीएनबी में। अच्छा, 28 मार्च को पीएनबी गया ले करके ये चेक एसबीआई में। फिर शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन छुट्टियां पड़ गई। अच्छा, अब एसबीआई ने ये पैसा इसके अकाउंट से निकाला 30 मार्च को, और ये पैसा इसके पास आया और इसने इसके अकाउंट में क्रेडिट किया 2 अप्रैल 2020 को। पीएनबी को मिला और पीएनबी ने किसके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, एक्स के अकाउंट में। ये सिस्टम होता है। यानी अब वाई से एक्स के पास पैसा जाना है चेक के थ्रू। देखो कितनी लंबी कहानी हुई। एक्स ने सबसे पहले अपने बैंक में चेक डाला, मेरे बैंक ने एसबीआई बैंक में वो चेक लेकर के आया क्योंकि एसबीआई में उस वाई का अकाउंट था। एसबीआई ने वाई के अकाउंट से पैसा निकाला और मेरे पीएनबी बैंक को दिया, उस पीएनबी बैंक ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। यही हुआ, ये पूरा सर्कल घुमा। ये बैंक बैंक से काम कर रहा है, तो इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं अभी चेक डाला और अभी इन कैश हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। 2 दिन 4 दिन 5 दिन, गलती किसी की नहीं है इसमें। लेकिन ये पैसा मेरे अकाउंट में आया कब, ये मेरे अकाउंट में पीएनबी में पहुंचा, 300 रुपये मान लें, तो ये पहुंचा मेरे पास 2 अप्रैल 20। जबकि मुझे ये चेक कब मिला था, 25 मार्च को। यानी एक्स ने 25 मार्च 20 को लिखा कि वाई से मुझे 300 रुपये मिल गए, अपने बुक्स में लिखा। जैसे ही उसको चेक मिला, एक्स को जैसे ही चेक मिला, उसने एंट्री कर दी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू वाई, और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बैंक में जमा कर दिया 27 को 28 को, टू चेक इन हैंड। अब मेरे हिसाब से मेरा बैंक बढ़ गया। जैसे ही मैंने चेक बैंक में जमा किया, मैंने अपनी बुक्स में लिख दिया कि हाँ हाँ बैंक में आ गया। अरे ऐसे कैसे आ गया, आपके लिख देने से पैसा नहीं आ जाएगा। अब मैंने तो ये लिखा, एंट्री की 28 मार्च 20 को, लेकिन ये पैसा बैंक में आया कब मेरे, वो आया 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल 2020 को ये पैसा मेरे बैंक में जमा हो। देखो डिफरेंस आ गया। बीच में साल खत्म हो गया। कौन सी डेट में साल खत्म हुआ, 31 मार्च 20 को ईयर एंड हो गया। 31 मार्च 20 को ईयर एंड हो गया।
ये एंट्री बैंक ने कब की? 2 अप्रैल को, और ये एंट्री हमने कब की? 28 मार्च को। डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर, डिफरेंस पक्का है, समझ में आ गया। इसका मतलब कि एक्स की बुक्स में 500 वो जो जमा किया था शुरू वाला, और यहां पर भी 500 दोनों जगह कॉमन है, लेकिन यहां 200 ज्यादा दिख रहा हो, 300 मान लेते हैं भाई से, 300 मिला तो 300 ज्यादा दिखेगा, यहां 300 नहीं दिखेगा, क्योंकि बैंक में तो पैसा आया ही नहीं। वो कब आएगा? 2 अप्रैल को। वो 2 अप्रैल को क्रेडिट होगा मेरे अकाउंट में। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च को अगर मेरे अकाउंट में कोई जाएगा, बैंक में जाएगा, विजिट करेगा, या मैं ही जाऊंगा या ऑनलाइन में चेक करूंगा, तो मुझे दिखेगा मेरे बुक्स में 800 का बैंक में बैलेंस दिखेगा, जबकि जब मैं बैंक अकाउंट ओपन करूंगा, ऑनलाइन ओपन करूं या बैंक में जाऊं पासबुक लेने, अपडेट करवाने, तो वहां 31 मार्च को, 31 मार्च को केवल 500 का बैलेंस शो करेगा। अब ऐसा नहीं किसी ने फ्रॉड कर लिया, ना 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 ना, ये टाइमिंग डिफरेंस है। पैसा आएगा मेरे बैंक में, 1-2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, आएगा जरूर, ये टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन हमको जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए वो 31 मार्च का चाहिए। हमको जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए वो 31 मार्च का चाहिए। जब भी आप बनाना चाहें, आप 31 जनवरी का बीआरएस बनाना चाहें, नॉर्मली लोग हर महीने का बनाते हैं, 28 फरवरी का, 31 मार्च का, 30 अप्रैल का, हर महीने के अंत में, हर क्वार्टर के एंड में। ये बेटर आइडिया होता है ये चेक करना कि मेरे और बैंक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गलत चीज़ बैंक ने नहीं चढ़ाई, या मुझसे कोई चीज़ रह नहीं गई। इसी को मिलान करने को कहते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ, ये है पहला डिफरेंस। डिफरेंस इसका ये नहीं है कि किसी ने पैसा निकाल लिया मेरे अकाउंट से, नॉट एट ऑल। किसी ने भी पैसा फ्रॉड नहीं किया, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन 31 मार्च को देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। फर्स्ट, इन माय बैंक अकाउंट एज पर माय बुक्स इट वाज 800, बट एज पर बैंक बुक्स इट इज 500, दैट्स इट। लेकिन वो 300 बाद में ऐड होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पहला रीजन था कि मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन चेक का पैसा तो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। मैंने चेक डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, लेकिन चेक का पैसा मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, बैंक ने ना मेरे अकाउंट से 50 रुपीज बैंक चार्जेस काट लिए। कब काटे मालूम है? 30 मार्च को। और 30 मार्च को घर पे हम आराम से सो रहे थे। 30 मार्च को हम घर पे आराम से सो रहे थे, पता ही नहीं चला। मैंने कोई जासूसी कुत्ता तो छोड़ नहीं रखा वहां, जो मुझे बताए कि भैया तेरे अकाउंट से 50 रुपए बैंक ने माइनस कर लिया, तू भी माइनस कर ले। मुझे तो आराम से सो रहा था। मैं जब गया बैंक में 5 अप्रैल को, कब गया? तब उस दिन पता चला, ओहो, मैंने तो बैंक वाले ने ना मेरे अकाउंट से 50 रुपए माइनस कर दिए थे, मुझे पता भी ना चला। बैंक वाले ने माइनस कर दिए थे, क्योंकि बैंक वाले के अकाउंट में मेरा, हाँ, मेरे बैंक वालों के हाथ में मेरा अकाउंट है, उन्होंने बैंक चार्जेस मेरे अकाउंट से माइनस कर दिए, मुझे पता ही ना चला, जो मेरे यहाँ माइनस ना हो पाया। ये डिफरेंस है। अब जब मुझे पता चलेगा, मैं बैंक से लड़ूंगा नहीं, क्यों निकाल दिया तूने मेरे अकाउंट से, क्यों निकाल दिया, बिना पूछे। अरे भैया उसने निकाल दिया, उसने सही किया, वो पूछने नहीं जाएगा आपसे। आपने गलती की कि आप अलर्ट नहीं थे, आपने गलती की कि आप अवेयर नहीं थे, आपने गलती की कि आप देखने नहीं गए अपने अकाउंट को। तो गलती अब आपकी है, लेकिन है तो ये गलती किसी की नहीं, देखा जाए तो डिफरेंस आ गया ना 50 का। हाँ सर, ये भी तो एक डिफरेंस आ गया। अच्छा, बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में ना 80 रुपए इंटरेस्ट के जमा कर दिए मेरे अकाउंट में। बैंक वाले ने हमसे पूछा भी नहीं, और उसने 80 रुपीज इंटरेस्ट के जमा कर दिए। देखो ना, प्लस कर दिए, मुझे पता ही नहीं चला। वो तो घूमते फिरते मैं 3-4 अप्रैल को पहुंचा था, तो मुझे पता चला। तब तक तो मुझे मालूम ही नहीं था। 31 मार्च की डेट में मैंने अपने यहाँ एंट्री नहीं की थी उस 80 रुपीज के प्लस की, लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया था, मुझे पता भी ना चला। एसएमएस का अलर्ट भी नहीं आया, मैंने एंट्री की भी नहीं। तो बताओ, 80 रुपए का और डिफरेंस आ गया। बैंक में 80 ज्यादा दिखेगा, मेरे में 80 कम दिखेगा 31 मार्च को। हाँ सर, पक्का कम और ज्यादा दिखेगा। ये भी डिफरेंस का एक रीजन है। एक कस्टमर ने मेरे अकाउंट में सीधे सीधे 300 डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। वो बड़ा शर्मीला था, उसको शर्म आती थी पैसे के बारे में बात करने में। उसको मुझे पैसा देना था ना, उसने मुझे डायरेक्ट पैसा ना देकर, फोन पर ना करके, उसने मेरे अकाउंट नंबर में पैसा डिपॉजिट कर दिया 300। हम आराम से घर पे सो रहे थे, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे अकाउंट में 300 और डिपॉजिट हो गए हैं।
मुझे कब पता चला, वो तो जब मैं बैंक में गया देखने, तो हो मैंने कहा ये 300 कहाँ से आया, तो बैंक वाले ने कहा ना वो आपका कस्टमर आया था, उसने डिपॉजिट किया, उसका ये डिटेल है। मैं देखकर फूल कर कुप्पा हो गया, फूला नहीं समाया। मैंने भी घर आकर एंट्री की, लेकिन देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए तो। लेकिन 31 मार्च बीत चुका था, वो डिफरेंस आ गया 300 को। 31 मार्च को 300 का डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा, बैंक में 300 ज़्यादा दिखेगा, मेरे यहाँ 300 कम दिखेगा। इज इट क्लियर? हमने एक क्लाइंट को ना 200 रुपए का चेक दिया। मैंने अपने क्लाइंट को, एक क्लाइंट जिससे मैं सामान खरीदता था, मैंने उसको 200 रुपए का चेक किया। मैंने कहा ले जा 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 कबूतर जा, और जा करके मेरे अकाउंट से 200 रुपए निकलवा ले। अब वो आलसी, वो जेड या पी मिस्टर, वो पहुंचते पहुंचते उसने 10 दिन बाद इसने चेक लगाया। हाँ या ना, 10 दिन बाद। तो पैसा कब निकला? 10 दिन बाद। लेकिन बीच में 31 मार्च आ गई, तब तक तो बैंक वाले को पता ही नहीं था, बैंक में तो एंट्री हुई नहीं। जैसे ही मैंने चेक दिया, मैंने तुरंत अपने में से माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बैंक से पैसा निकलेगा। और बैंक में पता भी नहीं चला, वहां माइनस नहीं हुआ, क्योंकि बैंक वाले को तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और ना ही कोई जादू की छड़ी है बैंक वाले के पास जिसको ये पता चल जाए कि तुमने सामने वाले को चेक दिया है, माइनस कर दो। उसको ना कोई दौरे पड़ने वाले, ना उसको किसी कुत्ते ने काटा है, ना तो मैंने कोई कुत्ता जासूसी छोड़ रखा है, ना तो बैंक वाले ने छोड़ रखा है। तो बैंक वाले को पता नहीं चला, इसलिए मेरे अकाउंट से वो पैसा निकला नहीं। वो कब निकला? 31 मार्च के बाद, जब मिस्टर पी या मिस्टर जेड गया होगा पैसा निकलवाने, तो बैंक ने उसको पैसा दे दिया। लेकिन 31 मार्च तक तो ये पैसा निकला नहीं था। तो बैंक में ज़्यादा है, जबकि मेरे पास कम हो गया। बैंक में तो ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि पैसा निकला नहीं है, और मेरे यहाँ बैलेंस बैंक का कम हो गया क्योंकि मैंने चेक दिया और देते ही मैंने बैंक को माइनस कर दिया। डिफरेंस समझ में आया? जो मैंने ऊपर बताए थे यही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वही डिफरेंस, लेकिन दूसरे तरीके से। ऊपर मैंने कहा कि एंट्रीज हो गए दोनों तरफ, डेबिट इधर क्रेडिट उधर। लेकिन अगर मान लें कि ये डिफरेंस रह गए, साल के अंत में नॉर्मली ये डिफरेंस रह जाते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे एक चेक मिला मुझे एक चेक मिला, ढंग से सुनना, मुझे एक चेक मिला 200 का। बैंक मैंने भी प्लस कर दिया, मैंने वो चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक वाले ने भी डिपॉजिट कर दिया। लेकिन बैंक वाला जब उस क्लाइंट से पैसा निकालने गया, तो पता चला उस क्लाइंट के अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, यानी डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर होगा, ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसको मिलेगी? सर, ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले बैंक को पता चलेगी। क्यों? क्योंकि बैंक ही उस चेक को लेकर उस क्लाइंट से वसूलने गया था, और जैसे ही बैंक को पता चला ओहो चेक डिसऑनर, उसने तुरंत माइनस कर दिया। कोई समय गंवाए उसने माइनस कर दिया। अगर उसने मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया था तो हमें पता नहीं चला कि बैंक ने माइनस कर दिया। ये पता चलते चलते थोड़ा टाइम लग गया, कि जब तक वहां से नोटिस आए बैंक वाले से, नोटरी वगैरह का डिटेल्स आए, तब तक देर हो चुकी थी। 31 मार्च बीत चुका था। हमने ये एंट्री बाद में की बाद में की 31 मार्च के बाद की। इसका मतलब 31 मार्च को डिफरेंस आ गया ना। हाँ, बैंक में 200 माइनस हो गया, पता भी नहीं चला, और मेरे में प्लस दिखा रहा होगा। दिख रहा है? अच्छा, अच्छा। मैंने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब, मैंने कहा देखो भाई, ये LIC का प्रीमियम है, हर महीने मुझे 1000 जमा करना पड़ता है, हर महीने 1000 जमा करना पड़ता है, हर महीने 1000 जमा करना पड़ता है। ये 1000 रुपये का प्रीमियम ना, अब मैं थक गया हूँ बार बार। मैं एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दे रहा हूँ कि मेरे अकाउंट से हर महीने अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा। ऑटो डेबिट हो रहा था, ऑटो डेबिट हो रहा था। मार्च के महीने में भी बैंक से ऑटो डेबिट हो गया। मुझे ध्यान नहीं गया क्योंकि मैं बैंक को देखा नहीं, 4 दिन 5 दिन रह गया। 29-30 मार्च को ये पैसा अब मेरे अकाउंट से निकल गया। मुझे 3, 4 या 5 अप्रैल को पता चला, लेकिन तब तक पता चला तो देर हो चुकी थी। 31 मार्च बीत चुका था। मैंने अपने यहाँ एंट्री बाद में की, लेकिन 31 मार्च के बीच में दीवार आ गई। 31 मार्च के बाद एंट्री हुई मेरे यहाँ, लेकिन 31 मार्च को नहीं हुई, और हम 31 मार्च का अकाउंट बना रहे हैं। तो मेरे में अकाउंट प्लस दिखेगा, बैंक में माइनस दिखेगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है? ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का कमाल होता है। किसका कमाल होता है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब, जब हम बैंक को एक मैंडेट देते हैं, एक उसको एक राइट दे देते हैं कि मेरे अकाउंट से इस चीज़ का अमाउंट हर महीने निकलते जाना चाहिए। तो हमें अब निकाल तो दिया, उसको दे तो दिया परमिशन ऑटो डेबिट का, लेकिन मेरे पास उसकी एंट्री लास्ट 1-2 महीने की नहीं हुई, जिसके कारण वो डिफरेंस आएगा। क्लियर है? मैंने कुछ शेयर्स और डिवेंचर ले रखे हैं, तो उन कंपनियों ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिविडेंड डिपॉजिट कर दिया। डायरेक्ट उन कंपनियों ने डिवेंचर इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया, मेरे अकाउंट में पता ही नहीं चला। मार्च के आखिर में गया, पता ही 31 मार्च को मेरे अकाउंट में ये इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्शन हो गया बैंक से, बैंक के पास। मुझे पता नहीं चला, ये एंट्रीज मेरे अकाउंट में रह गई।
डिफरेंस आया ना 31, होगी एंट्री, मैंने ये नहीं कहा यहाँ होगा नहीं, क्रॉस होने का मतलब नहीं होगा ना, ये बाद में होगा 31 मार्च के बाद, लेकिन दोनों के बीच में 31 मार्च को ये डिफरेंसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर। ये जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं इन्हीं को हम यूज करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। जरा देखा जाए कौन कौन से। पहला है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने किसी को चेक दिया, तो जैसे ही मैंने चेक दिया मैंने माइनस कर दिया, सामने वाला 31 मार्च के बाद कलेक्शन ले रहा है, तो बैंक में तो प्लस दिखा रहा होगा, मेरे यहां मैंने जैसे ही आपको चेक दिया मैंने माइनस कर दिया, बैंक को माइनस कर दिया। बैंक वाला कब माइनस करेगा? जब वो चेक का कलेक्शन बंदा ले करके जाएगा, तो 31 मार्च 31 मार्च के बाद लेकर गया, पहला डिफरेंस। दूसरा, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में हुजूर आते आते देर हो गई, 31 मार्च के बाद वो चेक का पैसा बैंक में प्लस हुआ, लेकिन मेरे पास जैसे ही चेक आया था मैंने तुरंत अपने यहाँ प्लस कर दिया था बैंक को, तो मेरे यहाँ बैंक प्लस हो गया था, बैंक में मैं बाद में प्लस हुआ 31 मार्च के बाद, तो डिफरेंस 31 मार्च को दिख रहा होगा। बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट डाला लेकिन हमें पता भी ना चला, वही चीज, बैंक ने मेरे अकाउंट में डिविडेंड का कलेक्शन किया, मुझे पता भी नहीं चला। बैंक ने मेरे अकाउंट से इंटरेस्ट निकाल लिया, बैंक चार्जेस के नाम पे बैंक चार्जेस काट लिए, इंटरेस्ट के नाम पे इंटरेस्ट निकाल लिया, बैंक ने माइनस कर दिया, मुझे पता भी ना चला, पता बाद में चला, मैं बाद में एंट्री करूंगा, लेकिन बीच में एक दीवार खड़ी हो गई 31 मार्च की। और अगर कोई क्लाइंट डायरेक्ट डिपॉजिट करता है बैंक में तो भी ये डिफरेंस आ सकता है, और मुझे पता चलने में अगर देर लग गई तो डिफरेंस अराइज हो सकते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बता दिया, डिसऑनर ऑफ अ बिल बता दिया, बिल कलेक्टेड ठीक है छोड़ दो। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कोई पार्टी गलती कर दिया, मान लो मैंने गलती से 50 रुपीज यहां लिख दिया, गलती से बैंक को प्लस कर दिया, बाद में मैंने कहा देखो बैंक मैंने गलती से प्लस कर दिया, चल तू भी कर, बैंक करेगा, अरे गलती तन्ने की है तो तू माइनस कर, गलती तन्ने की है तो तू माइनस कर, मैं क्यों करूं? तो बैंक कहेगा गलती जिसकी है वो माइनस करे, गलती यहां बैंक की तो है ही नहीं, ये कुछ नहीं करने वाला, इसने गलती +50 किया तो अब इसको -50 ही इसको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब तक नहीं कर रहा तब तक तो डिफरेंस आ रहा है। बैंक ने इसके खाते में गलती से दूसरे का 100 रुपए डाल दिया, मिस्टर एक्स का एक और मिस्टर एक्स है, उसका 100 रुपए गलती से बैंक ने इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये गया बैंक में, मुझे पैसा दो, बैंक ने कहा भैया गलती से हुआ है, गलती से हुआ है तो हमको माइनस कर लेने, तो तू पैसा क्या निकाल रहे आया रे, चल जा, तेरा नहीं है दूसरे का, माइनस करने जा रहे हैं। तो बैंक माइनस करेगा लेकिन बाद में करेगा, इसको प्लस करने का कोई राइट नहीं है क्योंकि इसका पैसा ये है ही नहीं, तो जिसकी गलती है वही माइनस करेगा, ये चीज याद रखेंगे, वही प्लस करेगा वही माइनस करेगा, काउंटर पार्टी को उसका पैसा देने और लेने का हक नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये गलतियां भी होती हैं कभी कभी, लेकिन हाँ इन गलतियों से डिफरेंस तो अराइज हो जाता है बैलेंस में। 31 मार्च को, 30 अप्रैल को, 31 मई को, जिस डेट को आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन ये गलतियां हो सकती हैं। आज मैंने आपको केवल प्लेन 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 ये बताया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, व्हाट आर द रीजंस। नेक्स्ट सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आज का कहानी का सेशन था भाया, प्लेन कहानी का सेशन था, नथिंग एल्स। नेक्स्ट सेशन में आप ये देखेंगे कि इन डिफरेंसेस को हम कैसे डील करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में। ये जो मैं अभी लेक्चर एंड कर रहा हूँ ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आप जाएं दोबारा इस लेक्चर को पढ़ें, जब दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको दिमाग में खुलेंगी या वो चीज़ें जाएंगी। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।